थैंक यू फ्रेंड। मैं सुनील डैंग पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज का सेशन बहुत ही दमदार जाने वाला है। हमारे बीच बहुत बड़े अचीवर हैं आज, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा एक दो लोग अपनी शेयरिंग करें और जिसका भी भाई का अच्छा काम हुआ है, कोई भी अच्छी शेयरिंग है जिससे पूरे हाउस का फायदा हो सकता है, आप जरूर शेयर करें। अपना डिजिटल हैंड रेज करें, क्योंकि आज के स्पीकर के पास बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन हमारे टाइम की सीमा है। और लास्ट 6 मंथ से हम ट्राई कर रहे थे, उनका टाइम नहीं मिल रहा था हमें, और अब हमें उनका टाइम मिला है। एक बार जोरदार तालियां विकास अरोड़ा जी के लिए और हमारे अतुल जैन जी के लिए, जिन्होंने ये संभव किया हमारे लिए। अरोड़ा साहब, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? अरोड़ा साहब दो हैं यहाँ पे, एस के अरोड़ा जी भी हैं और एस के अरोड़ा जी आ रहे हैं आप। अतुल भाई, आप बड़े दिन से आप नहीं बोले कुछ, आप कुछ शेयर करो सर। गुड मॉर्निंग सुनील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। मुझे इंट्रोडक्शन भी देना था, तो मैं सोचा था जब भी मैं अपनी शेयरिंग करूंगा, लेकिन चलो आपने शेयरिंग के लिए बोला। आज बेसिकली डिवीजन 2 जो हम DO2 से कंसर्न है, तो आज हमारी ना MDRT की मीट है। ये बेसिकली MDRT 2023 की मीट है और बहुत दिनों से ये इंतजार थी कि नॉर्मली क्या होता था, LIC अपना जब भी जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता था MDRT वाला एरिया, तो वो अपने जनवरी फरवरी में नॉर्मली हो जाती थी, जिससे कि मार्च को इनकैश किया जाता था। बट इस बार क्या हुआ कि मार्च में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो भारत सरकार वित्त मंत्रालय की तरफ से, कि भाई 5 लाख से ऊपर के प्रीमियम अब टैक्सेबल हो जाएंगे। तो उस चीज को इनकैश करने में सभी लोग लगे और फिर वो MDRT की मीट शायद भूल गए। तो कुछ दिनों पहले हमारे लिए सौभाग्य की बात ये है कि हमारे जो हमारे सीनियर ब्रांच मैनेजर थे, वो मैनेजर सेल्स बन के डिवीजन हमारे ही डिवीजन में गए हैं। तो मेरी उनसे रेगुलर बात होती रहती है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट बात पूरी, मैंने कहा सर क्या बात, जो पिछले साल जो काम करवाया आपने हमारे से इतना सारा, तो उसका कोई रिक्विजिशन वगैरह होना है या नहीं होना? कह लगे नहीं यार, वो प्रोसेस में है, हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि नए SDM सर आए हैं अभी, तो उनके साथ बात चल रही है। तो वो बेसिकली क्या, उसको करते करते वो इतना टाइम लग गया कि आज का वो दिन मुकम्मल किया गया। इसलिए मैं आज अभी बिल्कुल फर्स्ट तैयार होकर बैठा हुआ हूँ। यहाँ से निकलते जैसे ये मीटिंग संपन्न होगी मंदिर जाकर के, फिर सीधा मुझे वहाँ पे अपने होटल कैपेंस्की में है, जो जितने लोग आज DO2 से जुड़े हुए शायद, और जिन्होंने MDRT के करीब है, उनके पास इन्विटेशन जरूर होगा, वो आएंगे। बाकी ये है कि काम थोड़ा सा प्रोसेस में अभी क्या है कि दोबारा से मतलब मार्केट, देखो हमारा काम हमेशा से एक ही रहा है कि हमें लोगों से मिलना है। मैंने रियलाइज किया कि मार्च में हमने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन मार्च के बाद हम रुक गए कहीं पे। उसमें ये बोले कि भाई मार्केट खराब है या मार्केट वो है, मैं उसको इतना कभी भी इतना वेट नहीं देता इस चीज को कि मार्केट में कोई प्रॉब्लम कहीं पे आती है तो हमारे पास ही आती है। हम अपने रेवेन्यूज नए जनरेट नहीं करते। मुझे याद है अच्छी तरीके से, जब मैंने अपना ऑफिस बनाया था 2011 में, तो मुझे था कि मुझे काम अपनी 8 लोगों की टीम करनी है, मतलब 2 लोगों से। तो मैं गुड़गांव BLE ज्वाइन कर दिया, मतलब मैं अपने घर से 40 किलोमीटर दूर भी चला गया, ये कि भाई मुझे कुछ करना है। अब आज के दिन सिनेरियो है कि चीजें मतलब अब पूरी टीम बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो मैंने इसको दोबारा से, अच्छी बात ये है कि हम लोगों को, हम इतनी ट्रेनिंग्स में रहते हैं, तो हमें ये अच्छी बात है कि हमें कोई दूसरा आदमी नहीं बताता भाई तुम भटके हुए हो। हमें खुद ही रियलाइजेशन हो जाता है कि हम भटक रहे हैं, हम लोग जितना हमारी पोटेंशियल है, हम उतना काम नहीं कर पा रहे, या हम उतना काम नहीं कर रहे। तो उस चीज को रियलाइजेशन हुआ और पिछले हफ्ते से फिर दोबारा से प्रोसेस में आए हैं। अभी मीटिंग्स दोबारा से शुरू हुई हैं और होपफुली मेरा जो टारगेट है, मेरे पास ऑलरेडी 5 MDRT के आसपास मेरी ऑलरेडी हो चुकी है। तो मेरा इस 31 दिसंबर का मेरा ये टारगेट है कि मैं 31 दिसंबर को अपनी DOT प्रोड्यूस करूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू अतुल भाई। अजय कुमार बंसल जी कुछ बोलना चाहते हैं? शॉर्ट में बोलना है सर। हाँ जी सर, कई बार लगता है कि मतलब पार्टी से बहुत ऑब्जेक्शन आता है रिबेट का। तो मैंने सोचा कि आखिर इसका तोड़ क्या हो सकता है कि सामने वाला रिबेट ना मांगे और कुछ करे। तो मेरा एक प्लस पॉइंट रहा है, मैंने कई बार मीटिंग में भी शेयर किया था कि मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स हैं, जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल है। और उसमें से ना कुछ उसकी समरी बना के उसके कुछ पॉइंट निकालता हूँ कि ये सामने वाले के लिए कैसे यूजफुल हो सकते हैं। तो फिर मैंने इसका पूरा कोर्स डिजाइन किया कि अगर मैं सामने वाले को अगर एटीट्यूड पढ़ाना चाहता हूँ तो मैं किस तरीके से पढ़ा सकता हूँ।
क्या क्या चैप्टर होने चाहिए। तो मैं बुक्स पढ़ पढ़ के उनका एक सिलेबस तैयार किया, और आज की डेट में अब मैं जो है बिजनेसमैन जो हैं और जो हाईली मतलब पेड पीपल हैं, उनको मैं अब ट्रेनिंग दे रहा हूँ, और उसका मैं 2000 रुपये पर घंटे के हिसाब से मैं चार्ज करता हूँ उस ट्रेनिंग का। और जो कंपनियों के मालिक हैं उन्हें मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आज की डेट में 8 स्टूडेंट हैं मेरे बहुत जो बढ़िया। मुझे पे कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि अब मैं पहले मैं इंश्योरेंस की बात उनसे करता था, वो मुझे खड़ा भी नहीं करते थे। उनको है कि यार उतना तो वो दे रहा है, वो तो, और उन्हें सबको पता है बंसल कुछ देता नहीं, इसलिए मुझे खड़ा नहीं करते थे। और आज की डेट में ये हालत हो गई है कि वो मुझे अपना गुरु मानते हैं, और जब मैं उनके सामने बैठता हूँ तो मैं इस हिसाब से बैठता हूँ कि मैं उनकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ। तो जो मीटिंग में कर रहा हूँ उसका मुझे पैसा तो मिल ही रहा है ना, और पॉलिसी जो दूंगा वो भी पैसा उसका लूंगा मैं। तो रिबेट कहाँ बात करेगा जब उसे लग रहा है सामने वाले को कि ये आदमी मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो मुझे एडवांस में पैसा दे रहा है कोचिंग का। तो ये मैंने एक तरीका निकाला कि मुझे सामने वाले की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है। जिस दिन वो मुझे अपना गुरु मानेगा उस दिन वो मुझे इज्जत करेगा मेरी, और मुझे रिबेट के लिए तो कहेगा भी नहीं। बहुत बढ़िया उसको बंसल, पता है कि वो किस आदमी के सामने बैठा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये है मेरी सच्चाई। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं पुनीत जैन हमारे बीच हैं, मैं चाहूंगा कुछ शेयर करें। नमस्ते भैया, सबको मेरा नमस्ते। प्रणाम। मैंने लास्ट 3 वीक्स में एक चीज देखी है, क्लाइंट से ज्यादा आर्ग्यू मत करो। अगर उसको लेट द क्लाइंट गो। अगर उसको कहीं और, अगर मैं बात कर रहा हूँ मेडिक्लेम की, अगर उसको कहीं और सस्ता मिलता है भाई तो वहां से करा ले, जहां तेरी मर्जी वहां से करा ले। मेरा एक क्लाइंट था, लास्ट लगभग 28 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ था। मेडिक्लेम का रिन्यूअल ड्यू था, कहता जी इस कंपनी में रेट कम आ रहे हैं आपके, आपके इस कंपनी में रेट ज्यादा है। हम रेट बढ़ गए जी कोविड के बाद। कहता आप इसमें करा दो। मैंने कहा जी मैं इसमें नहीं कराता, कल को क्लेम आएंगे, क्लेम मिलेंगे नहीं तो आप लड़ोगे मुझसे आप। कहता वो आदमी तो कर रहा है। मैंने कहा जी आप उससे करा लो। 2 दिन में फोन आया कि वो कर रहा है, मैं उससे करा लो जी आप। खत्म होने से 2 दिन पहले फोन आया कि जैन साहब चेक ले जाओ, पॉलिसी रिन्यू कर दो मेरी आप। बहुत बढ़िया, थैंक यू बहुत सर। बहुत। केशव जैन हमारे बीच हैं। केशव, आप कुछ शेयर करेंगे? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते, नमस्ते केशव। सर मैं बताना चाहूंगा कि हमारी इंश्योरेंस मैं एक बार ब्रोकिंग बता दूं, को केशव जैन हमारे राजेश चेतन जी के छोटे बेटे हैं, और कभी कभी आते हैं हमारी इसमें मीटिंग में। हाँ केशव, जी सर करो मैं शेयर। बताना बहुत चाहूंगा बड़ा कि काम अभी करते हो आप, अच्छा काम करते हो बेटा, आया थैंक करो यू, इसमें मीटिंग में। हाँ थैंक यू, बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। जी सर मैं बताना चाहूंगा कि अभी जुलाई में हमारे ब्रोकिंग को पूरा 1 साल कंप्लीट हो गया है, जी। और हमने तकरीबन 18 करोड़ का प्रीमियम किया है सर 1 साल में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जिसमें बढ़िया, से सर 70% कॉर्पोरेट है एंड 30% हमने रिटेल का बिजनेस किया है सर। बहुत बढ़िया। ग्रेट सर, ग्रेट। एंड सर नेक्स्ट ईयर का हमने तकरीबन 50 करोड़ का टारगेट लिया है। 50 करोड़ का प्रीमियम हमें अब नेक्स्ट ईयर जुलाई तक करना है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं और कोई शेयरिंग नहीं लूंगा, और मैं अतुल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा आज के स्पीकर को इंट्रोड्यूस करें। अतुल भाई। थैंक यू सुनील भाई। जो आज के स्पीकर है वो मेरा सौभाग्य है कि वो मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं और मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि वो उनको जो जैसे हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम लोग इस इंडस्ट्री में अपने नए आए हैं, हमें को स्ट्रगल करना पड़ा, तो ये बेसिकली सेकंड जनरेशन के एडवाइजर हैं। बेसिकली इनके पापा जो अंकल जी थे वो भी अंकल जी हैं, जो वो भी ऑलरेडी LIC के एडवाइजर हैं पिछले 41 ईयर से। और जो विकास भाई हैं, इन्होंने अपने पापा के बिजनेस को ही आगे कंटिन्यू किया और कंटिन्यू करा, तो उसको फिर हम लोग गोपीनाथ सर की क्लास में हम कुछ समझते हैं कि डोमेन चेंज करना, मतलब डोमेन चेंज करना कि एकदम आपको सीधा एक स्टेप से सीधे 10वें स्टेप पे पहुंचना। उस वाली कैटेगरी के अंदर विकास ने अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस को लेके गए हैं। विकास जो पिछले 15 सालों से ज्यादा हो गए वो अब अपने फादर के साथ ज्वाइन किए हुए उनको, और 10 बार वो MDRT है,
एक बार वो सीओटी है, उनके पास 2 एजेंसीज हैं अपने नाम से और अपनी वाइफ के नाम से, तो 1 साल में वो डबल सीओटी भी रहे और लास्ट ईयर उन्होंने टीओटी किया और करीब 7-8 करोड़ रुपए का के से ऊपर का उनका हेल्थ पोर्टफोलियो, मतलब इसका जनरल इंश्योरेंस का प्रोफेशन है। 15 करोड़ से ऊपर का करीब म्यूचुअल फंड का काम है। और सबसे बड़ी बात है, आज भी हम लोग गोपीनाथ सर की क्लास ट्रेनिंग लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो अग्रेसिव है ना, सबसे ज्यादा अग्रेसिव है, और जो उनके गोपीनाथ सर ने जो कुछ बोला उसको इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़े ट्रेनर है राहुल जैन जी, उनको ज्वाइन करा। 9 महीने का उनका एक कोर्स था जो चलते चलते 12 महीने तक चला। उसमें वो सुबह 4 बजे क्राउन प्लाजा की लॉबी में पहुंच जाते थे। आप सोचिए, लोग इंसान का सक्सेस देखते हैं, लेकिन सक्सेस के पीछे जो लगी हुई मेहनत है वो कोई मतलब लोग देखना नहीं चाहते। 4 बजे जब हम अपने बिस्तर से उठने की हालत में, जो आज हमारी क्लास थी उसके मुझे 9 बजे जाना था, उसके बाद भी हम मतलब आलस ही करते रहे कि थोड़ा सा और 10 मिनट लेट लेते हैं थोड़ा। वो 4 बजे क्राउन प्लाजा की लॉबी में पहुंच जाते हैं और वहां बैठ करके 2-3 घंटे में अपने पूरे दिन के शेड्यूल तैयार करते हैं और उसके बाद वो फिर अपने घर आकर के तैयार वगैरह करके आगे जाते हैं। तो एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी है। और आज यदि आप आज जैसे उनका भी सेशन सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर कितनी टेक्नोलॉजी को यूज करता है, कितनी चीजों कितने से अपने इस प्रोफेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। अब मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, और बेसिकली नीवा बुपा के अंदर वो जो है वो काफी सीईओ कंक्लेव तक कार्य करते हैं और कम से कम 8-10 कंट्रीज, तो एटलीस्ट उन्होंने 8-10 कंट्रीज विजिट कर चुके हैं मैक्स बुपा की तरफ से। अब ज्यादा ना बोलते मैं आज के स्पीकर भाई विकास अरोड़ा को इनवाइट करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो आज हमारे इस एफपीआरटी परिवार को कुछ जो उन्होंने अपने 15-20 सालों में, पिछले लास्ट 15-16 सालों में जो अचीवमेंट्स करी हैं वो बताएं, और आगे जो ये यहाँ इस परिवार के जो लोग हैं वो कैसे अपने बिजनेस को नेक्स्ट, अपने प्रोफेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें, उसके लिए गाइड करें। ओवर टू विकास भाई। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू सबका दिल से शुक्रिया, और आपने मेरे को एक मौका दिया मेरे को परफॉर्म करने का। सो मैं स्टार्ट करने से पहले बोल देता हूँ कि भाई मेरे को ज्यादा प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती है और मैं फर्स्ट टाइम ही एफपीआरटी के मंच पे आया हूँ, और कुछ अगर गलती हो तो मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ। सो अतुल जी, थोड़ी सी आपकी बात करेक्ट कर रहा था, मेरे को 15 नहीं 24 ईयर्स हो जाएंगे अभी नवंबर में। तो मैं थोड़ा सा, अगर आप अलाउ करें तो थोड़ी सी अपनी जर्नी बताता हूँ पहले, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ, ताकि सबको, वो सिर्फ जस्ट फॉर सबके मोटिवेशन के लिए कि सब लोग कैसे कर सकते हैं काम। तो मैं 17 साल 6 महीने का था जी जब मैंने पहले क्लाइंट के पास गया और मैंने काम करना मेडिक्लेम करना शुरू कर दिया था। हम एक्चुअली क्या था, मेरे फादर लाइफ इंश्योरेंस करते थे मगर जनरल इंश्योरेंस हम नहीं करते थे। तो मेरे को ये था कि नहीं, मैंने करना है। तो मेरे को इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस में लोग बोलते थे यार तू 18 साल का तो हो जा, अभी तेरे को लाइसेंस तो मिल जाए। मैंने क्या करा, केसेस बना के रखने शुरू कर दिए। मैं कहा जिस दिन मैं 18 साल का होऊंगा उसी दिन मैं लाइसेंस लूंगा, और यही हुआ। जिस दिन मैं 18 साल का हुआ, मैं 14 नवंबर को 18 साल का हुआ और 21 नवंबर को मेरे पास मेरी एजेंसी आ गई थी 7 दिन के अंदर ही। और जितने केस थे पहले दिन ही, जितने केस मैंने इकट्ठे करे थे 6 महीने के अंदर, वो सारे केस मैंने पंच कर दिए। तो वो जर्नी चलती रही, चलते चलते मैंने मेडिक्लेम से स्टार्ट किया था, और 2-3-4 साल बाद जब लाइफ इंश्योरेंस समझ आया तो लाइफ इंश्योरेंस भी धीरे धीरे टेक ओवर कर लिया। और आज भी फादर मेरे ऑफिस आते हैं, उनकी गाइडेंस मेरे पे और उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं हमेशा। और क्या कहते हैं उसके बाद मैंने लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट करा, धीरे धीरे 10 साल हो गए। एमडीआरटी, एक एमडीआरटी सिंगल, डबल, ट्रिपल, 3 एमडीआरटी भी करी मैंने। और धीरे धीरे फिर सीओटी का सपना देखा, सीओटी 1 हुआ, 1 हो गया तो मैंने कहा यार 2 हो जाने चाहिए। मेरे पास सिर्फ नवंबर में 1 हुआ था और दिसंबर में 2 हो गए थे। तो उसके बाद फिर देखा, मैंने कहा यार अब टीओटी रह गया, टीओटी करना है। तो लास्ट ईयर विद द ग्रेस ऑफ गॉड्स एंड ब्लेसिंग ऑफ माय पेरेंट्स, तो वो टीओटी भी अचीव हो गया। अब सोच रहा हूँ कि टीओटी हो गया तो अब क्या करना है, और इस साल का मेरा जो मिशन है और मेरा विजन है कि मेरे को डबल टीओटी करना है। और वो करना क्या है सर, हो चुका है, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे सेशंस। ठीक है, तो मेरे को ये बताएं कमेंट सेक्शन में या आप अनम्यूट करके कि किस किस को ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत मंदा है। ऐसा बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है। कोई
बताना चाहेगा। ज्यादा लॉन्ग कमिटमेंट लोग करना नहीं चाहते सर, सिंगल प्रीमियम देना चाहते हैं। मेरे को ठीक लास्ट है, मंथ में ये हुआ जी। एक मार्केट में काम नहीं है, वर्ल्ड वाइड रिसेशन आ रहा है, ऐसा किसी को लगता है? पुनीत जी प्लीज, पुनीत जी बोलिए प्लीज। पुनीत को ओपन कर दो भाई, पुनीत को ओपन करो, बोलने दो उसको। हेलो जी पुनीत जी। विकास भी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही, क्लियर आ रही है। विकास भी, मेरे को लगता है कि जो हमने 31 मार्च तक जो मेहनत करी है ना, उसके बाद हम्म। हमारा माइंडसेट हो गया कि थोड़ा हम रिलैक्स मोड में चले गए हैं, जिस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। हम्म। क्लाइंट को अप्रोच करने की जरूरत है नई स्ट्रेटेजी के साथ। नहीं, मगर मार्केट में मंदा भी बहुत है ना। जब जब क्लाइंट के पास जाओ वो रोना शुरू कर देता है कि यार काम नहीं है, काम नहीं है, और मतलब अपनी स्टोरी शुरू कर देता है। भैया ऐसा भी होता है। इंश्योरेंस के लिए मंदा है, अगर उसे कहोगे 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको 4 करोड़ में मिल रही है, हाथों हाथ 4 हाँ, करोड़ पे निकालेगा। ये बात आप इंश्योरेंस ठीक से है। करोगे तो उसके लिए पास पैसे नहीं है। बात ये है, हम्म। पैसे तो क्लाइंट के पास हैं, लेकिन और मेंटेलिटी ऐसा नहीं भी बन कई पाई बार है। ऐसा भी पुनीत जी, कई बार ऐसा होता है कि यार इतने प्रोस्पेक्ट कहाँ से लाऊं, टीओटी करने का तो मतलब 2 करोड़ रुपए का प्रीमियम साल का मैंने टारगेट तो ले लिया है, अब मैं कैसे करूंगा, कहाँ से करूंगा। मतलब मेरा बिलीफ सिस्टम जो है वो ये होता जाता है कि मेरे को एक फियर सा आने लगता है, एक डाउट क्रिएट होने लगता है, एक डर भी आने लगता है कि भाई मैं कैसे उसको अचीव करूंगा। कभी ऐसा फील होता है? भैया इस बार मतलब हमारा सीईओ हाउ आती है मन में कि हाउ हाउ आई विल डू, मैं कैसे कर पाऊंगा। भी डर लगता है कि कमिटमेंट तो ले लिया, इसको फुलफिल कैसे करें। जी। तो आज मेरा जो और कोई बात करना चाहेगा या मैं आगे बढ़ाऊं? कैन आई प्रोसीड? Yes. यस मैम, यस मैम। People interested in mutual fund. ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में जो कुछ भी जिनका कुछ भी समझ में नहीं है वो बोलते हैं मैं SIP करने से ज्यादा फायदा होता है, और मरने जी। के बाद तो मुझे पैसा तो मेरे भोग में तो नहीं लगेगा। मैं इंश्योरेंस करके बहुत कम रिटर्न देते हैं, 3% 4% ऐसे बोलते हैं। इसका प्रॉब्लम बहुत आ रहा है। जी। जी। म्यूचुअल फंड और एक है आप पहले बोल रहे थे पैसा नहीं है। मैं ज्यादातर मिडिल क्लास इसमें बिलोंग करती हूँ, इसमें पॉलिसी करती हूँ, ज्यादा मेरा बड़ा पॉलिसी यस मैम। नहीं होता है। तो हमारे को भी ये जो जो हम सुनते हैं वो हमारे को भी हमारा बिलीफ बनता जाता है कि हाँ यार वाकई में म्यूचुअल फंड अच्छा है, ऐसा वाकई में उनकी रिटर्न अच्छी है। वाकई में कस्टमर जो है, जिस कस्टमर से मैं मिलता हूँ वो सारे कस्टमर म्यूचुअल फंड, यूलिप्स और इन सब में बिलीव कर, मतलब मेरा भी कंसेप्ट वही बन जाता है जैसे आप कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, है ना? यस। ठीक है। हाँ जी, रेखा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा ये क्वेश्चन था, एक तो म्यूचुअल फंड का तो आता ही आता है, दूसरा ये आता है सर जब भी मैं मतलब NRI को टच करने की कोशिश करती हूँ ना सर, वो सब कुछ समझ भी लेते हैं, मतलब फिर प्रॉपर वो उसको मतलब मुझे जवाब नहीं देते या करते नहीं है। मैंने सर आज अभी तक जो इस साल में भी मैंने मतलब जो है 10 NRI लोगों को टच करके अच्छे से समझा दिया है, लेकिन सर वो जवाब नहीं देते। अब मुझे ये नहीं समझ में आता वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है या उनको उधर ज्यादा बेनिफिट मिलता है। सर वो चीज थोड़ी सी मेरी क्लियरिटी नहीं आ पा रही है, तो आपने दिक्कत अपनी हो तरफ रही से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, प्रेजेंटेशन है। दे दी, कोटेशन दे दी, यस सब कुछ सर, एक्सप्लेन यस कर दिया सर, है। यस सर, यस सर। अब मेरे आगे आने वाले सेशन में मैं आपको अभी आने वाले कुछ मिनटों में मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कहाँ पे बॉटल नेक है, कहाँ पे कृपा रुकी हुई है। आपने कृपा रुकी हुई कहीं सुना होगा, मैं वो बताने जा रहा हूँ कृपा रुकी कहाँ पे है। सो कृपा जो रुकी है ना, मैं एक सेल्स की ना नई साइंस बताने जा रहा हूँ आज। जो देखो, हम सबको यहाँ पे सबको नॉलेज है, सबको प्रोडक्ट्स पता है, सबको पिच पता है, सबको डाउनलोड करना आता है कि किस तरीके से क्लाइंट को किस एज में, किस लाइफ स्टेज में मुझे क्या 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 समझाना है। ठीक है। तो अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है सबसे बड़ी मेरे बिलीफ पे। मेरे पास शेयरिंग राइट्स हैं अतुल जी? हाँ राइट है। एक सेकंड। दिक्कत आती है, आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोडक्टिविटी, कि कहाँ मैं पर्सनली, मतलब मेरे अंदर मेरे को क्या चेंज करना है, मुझे कहाँ ट्रांसफॉर्म होना है। आज मैं उस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। वैसे तो पर्सनल प्रोडक्टिविटी बहुत ही वास्ट टॉपिक है,
मगर मैं आज उसके सिर्फ 2 टॉपिक्स, क्योंकि टाइम कम है तो मैं इस वजह से 2 ही टॉपिक लेना चाहूंगा। तो पहला टॉपिक है, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी राठौर जी, राजेश हो जी? रही है, हो रही है। ठीक है। पहला टॉपिक है मैनिफेस्टेशन, और दूसरी हम बात करेंगे विजन के ऊपर। तो कई बार हमने सब कुछ कर रखा होता है, जैसे रेखा मैम ऑलरेडी सेड कि हमने सब कुछ कर रखा होता है, मगर हमारी कृपा कहाँ रुकी होती है, वो इन 2 चीजों पे रुकी होती है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। किसी को मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ मालूम है? कुछ कोई बताना चाहेगा? भैया ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह होता है, हम जो अपने माइंड में सोचते हैं यूनिवर्स जी उसके पीछे लग जाता है उसको अचीव कराने के लिए। जी जी, राइट, बिल्कुल राइट राघव, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ाता हूं। तो मैनिफेस्टेशन के बारे में राघव ने जैसा बताया, बिल्कुल ठीक बताया। ये सारी की सारी कहानी ना बिलीफ सिस्टम पे होती है। जिस दिन मैंने बिलीव कर लिया कि भाई मेरा टीओटी हो सकता है, तो वो हो जाएगा। जिस दिन मैंने बिलीव कर लिया नहीं यार मैं बड़े क्लाइंट के पास जाऊंगा, मेरी पीपीटी तो है मगर वो ना इस तरीके से रिप्लाई देगा, या मेरे को कुछ नेगेटिव रिप्लाई देगा, या उसका सीए साथ बैठा होगा तो वो मेरी बात काटेगा, मतलब वो। और बिलीव कहाँ से बनता है? मेरे पास एक्सपीरियंस से, जो मैंने पास्ट में देखा हुआ होता है, जो मेरे माइंड में और सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हुआ होता है, वो मेरा बिलीफ सिस्टम वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। और वो हमें करना क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है, हमें करना ये है कि अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। आज का जो मैं जो साइंस बताने जा रहा हूँ, तो जो बेसिक लॉ ऑफ यूनिवर्स है, बेसिक लॉ ऑफ यूनिवर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो लॉ तो बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ 3 लॉ पे बात कर रहा हूँ। जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात राघव जी ने बताई, बिल्कुल ठीक बताई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि एग्जांपल आप ये समझो कि मैंने एक सपोज होंडा सिटी परचेज करनी है, मेरे को मेरा मन आ गया कि मैंने व्हाइट कलर की होंडा सिटी लेनी है, और मैं अपने घर से अपने 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर ऑफिस में जाता हूँ। तो और व्हाइट होंडा सिटी मेरे को लेनी है, तो मैं जैसी गाड़ी में बैठता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सब कुछ ब्लर हो गया, और हर 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद मेरे को एक व्हाइट होंडा सिटी दिखनी शुरू हो जाती है। वो होता क्या है, एकदम से ऐसा तो नहीं हुआ कि भगवान ने एकदम से सारी व्हाइट होंडा सिटी ही रोड पे उतार दी, ऐसा नहीं हुआ, मगर दैट इज बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और मैं वो अट्रैक्ट करता 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 वो एक दिन मेरे पास होंडा सिटी आ जाती है। तो दिस इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सेकंड, मैं इसको आगे डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा। लॉ ऑफ फोकस, लॉ ऑफ फोकस ही बोलता है वट एवर आई फोकस इट विल एक्सपैंड। मैं जहां जहां फोकस रखूंगा, मैं अपनी हेल्थ पे फोकस रखूंगा तो मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मैं पार्टी करने में फोकस रखूंगा तो मैं पार्टी में अच्छा वो करूंगा, मैं ऑफिस फोकस रखूंगा, मैं सेल्स फोकस रखूंगा, मैं ऑपरेशन फोकस, जहां भी फोकस रखूंगा वो ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होता जाएगा जैसे जैसे मेरा फोकस उस एरिया में बढ़ता जाएगा। थर्ड इज लॉ ऑफ क्रिएशन और चॉइस। तो हमारे ह्यूमन बींग्स के पास ही एक सुपर पावर है कि वी कैन लिव अवर लाइफ विद अवर चॉइस। और हर किसी की चॉइस डिफरेंट है, किसी को कलर ब्लू पसंद है, किसी को रेड पसंद है, किसी को ब्लैक पसंद है, सबकी डिफरेंट 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 चॉइस है। तो मेरे को करना क्या है, मेरे को अपनी चॉइस में भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। मुझे ऑफिस जाना मतलब जैसे अतुल जी ने बताया कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, ठीक है, तो मेरे 4 बजे उठना मेरी चॉइस है। कोर्स तो बहुत सब लोगों ने करा और पता है सबको यही है। जैसे गोपीनाथ सर ने भी हमारे को ये बताया हुआ कि मेरे को एक फ्रेज उनका याद आ रहा है, द वन हु राइज बिफोर द सन ही विल राइज अबव द सन। तो ये बहुत अच्छा फ्रेज मेरे को उनका लगता है, और मैं उनको उस फ्रेज को ही इम्प्लीमेंट करके सूर्य उदय से पहले उठने का ही कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी पे। ये लॉ ना, ये यूनिवर्स एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। जैसे आप ये समझो कि मैं अगर एफएम रेडियो अगर मैंने प्ले करना है 91.10 पे, अगर मैंने एफएम प्ले करना है, तो अगर मैं उसका स्टेशन 70 पे करूंगा तो प्ले नहीं होगा, और ज्यादा भी करूंगा तो प्ले नहीं होगा। तो होता क्या है, मैंने अट्रैक्ट भी कर लिया, फोकस भी कर लिया, चॉइस भी कर ली, सब कुछ कर लिया, मगर प्रॉब्लम है फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी कैसे लो और अप होती है मैं आपको वो बताता हूँ। मेरे को जो गाना सुनाई देगा ना 91.1 पे ही सुनाई देगा, उससे आगे और पीछे कहीं नहीं सुनाई देने वाला। तो होता क्या है कि मेरी फ्रीक्वेंसी, मैं करना तो प्ले 91.1 चाहता हूँ, मगर मेरी फ्रीक्वेंसी कुछ फैक्टर्स हैं, मैं बताता हूँ फैक्टर्स, उस फैक्टर्स की वजह से डाउन 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 हो जाती है।
पहला फैक्टर इज फियर, दूसरा फैक्टर इज डाउट, थर्ड इज एंगर, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मेजर ये 3 फैक्टर्स हैं जो मेरी फ्रीक्वेंसी 91 से 70, 60, 50 पे लाते जाते हैं। तो मुझे करना क्या है, मैं इसको पॉजिटिव 60 टू 91 पे ले जाने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे हैप्पीनेस लेके आनी है लाइफ में, मुझे फॉरगिवनेस लेके आनी है, मुझे लव, प्यार बांटना है, सबको प्यार करना है और प्यार बांटना है। ये 3 चीजों से मेरी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली अप 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 होती जाती है। तो ये एक छोटी सी साइंस मैं बताना चाह रहा था। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कैसे काम करता है, इसको ये कैसे होता है। होता क्या है कि हमारे माइंड में ना कुछ थॉट्स आते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं किसी कस्टमर के पास गया, यार वही पास एक्सपीरियंस कि यार ये पता नहीं काम होगा नहीं होगा, डाउट कि मेरा काम होगा नहीं होगा, मेरे को डाउट रहता है। उस थॉट से मेरे को वो ना फील होना स्टार्ट हो जाता है कि यार हाँ यार, पहले भी मैं इनके पास 3 बार ही गया था, तो पहले भी इन्होंने ऐसा ही रिस्पॉन्स दिया था, अब भी शायद ऐसा ही रिस्पॉन्स दे। तो मुझे ऐसी फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसी फीलिंग आनी शुरू हुई, मैंने जैसे वर्ड्स में बोला, मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे मैंने वर्ड्स में बोलना स्टार्ट किया तो वो सब कुछ मैनिफेस्ट होने शुरू हो गया। जो जो मैं बोलता जाऊंगा वो तथास्तु 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 करके मैनिफेस्ट हो जाएगा और वो एक डीड क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब मेरे को पॉइंट ये है कि मैनिफेस्ट करना कैसे है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल टॉपिक है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। मैनिफेस्ट करने के लिए आप ये समझो कि अगर मैंने कोई कंस्ट्रक्शन करानी है या कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उस बिल्डिंग कराने के लिए मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा कि मैंने वहां के जितने भी लेबर काम करने वाली, जितने कॉन्ट्रैक्टर काम करने वाले, उनको सबको बुलाया और लाओ जी और बिल्डिंग स्टार्ट कर दो। कभी ऐसा नहीं होता। 15-20 दिन, 1 महीने तक पहले उसका लेआउट बनता है, 2D लेआउट बनता है, 3D लेआउट बनता है, और वो लेआउट के अकॉर्डिंगली ही जो प्लान बनता है उसी के हिसाब से एक्शन लिया जाता है। तो सेम इन द केस मुझे अपनी लाइफ में भी ऐसा करना है। मुझे पहली 1 अप्रैल को ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे क्या करना है। मुझे दिन स्टार्ट होने पे ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे पूरे दिन में क्या करना है। ये दिस इज अ काइंड ऑफ शेड्यूलिंग। मेरा दिन, मैं क्या करता हूं, मेरा दिन स्टार्ट होने से पहले मैं डिसाइड कर उसको एंड कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ ये लिखा है, एंड योर डे बिफोर इट स्टार्ट्स। उसको पहले ही खत्म कर दो कि मुझे सारे दिन में करना क्या है। एंड योर वीक बिफोर इट स्टार्ट्स, इसे कहते हैं वीकली शेड्यूलिंग। एंड योर मंथ बिफोर इट स्टार्ट्स, मेरे को पूरे महीने में किस किस दिन में क्या 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 करना है पहले ही मतलब डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। और एंड योर ईयर बिफोर इट स्टार्ट्स, लिख डालो कि भाई मुझे इस साल में ये अचीव करना है, और लिखना शुरू कर दो। तो वो 100% यूनिवर्स को समझ आ जाएगा और वो कहेगा, वो तथास्तु करके वो अचीव होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनिफेस्ट 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 कर दूंगा तो काम नहीं चले, काम हो जाएगा सारा। हमें कर्म भी करना है। ठीक है, तो कैसे मैनिफेस्ट करा जाता है? एफर्मेशंस लिखी जाती हैं। जैसे मैं डेली एफर्मेशंस लिखता हूँ, पॉजिटिव एफर्मेशंस, जो मेरे मॉर्निंग में उठते ही जो मेरे कॉन्शियस माइंड से लिखकर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो सेव हो जाती है। मैं एग्जांपल बता देता हूँ कि मैं क्या लिखता हूँ। जैसे एक एफर्मेशन लिखता हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटी टू मेक सेल। एक एफर्मेशन, आई लव एंड एक्सेप्ट द वे आई एम, मनी मूव्स अराउंड मी, मनी लव्स मी। ऐसी कुछ कुछ एफर्मेशन आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ऐसी बहुत एफर्मेशंस मिलेंगी। आई एम कॉन्स्टेंटली लर्निंग एंड इवॉल्विंग। तो ऐसी बहुत सारी एफर्मेशंस हैं जो आपको मिलेंगी, और ये आप लिखना शुरू करिए, आपको देखना रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा तरीका है मैनिफेस्ट करने का, विजुअलाइजेशन। हम क्या करते हैं, जो हमारे माइंड में पिक्चर चल रही होती है, जो हम विजुअलाइज करते हैं, आप फील करना शुरू करो कि आपने टीओटी अचीव कर लिया, सीओटी अचीव कर लिया, एमडीएटी अचीव कर लिया, और आपको स्टेज पे, और मैं ये लाइव बता रहा हूँ, मेरे को टीओटी का नहीं पता था, मेरा होगा, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। वो कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, आई डोंट नो। सिर्फ मैंने एक चीज फील करना स्टार्ट कर दी थी कि मेरे को टीओटी का अवार्ड मिल रहा है, और स्टेज पे जाके मेरे को ट्रॉफी मिल रही है, और डीएम सर और एमएम सर मेरे को ट्रॉफी दे रहे हैं। और सेम जो स्टोरी मैंने विजुअलाइज करी थी, सेम रिपीट हुई, और सेम वैसे ही मेरे को उस तरीके से अवार्ड मिला। वर्बल मैनिफेस्टेशन, जो हम बोलते हैं, जैसा कई मेरे दोस्त हैं, वो बोलते हैं कि यार मार्केट में धंधा नहीं है, ये नहीं है, तो वो ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो अपना वो एरिया क्रिएट कर रहे हैं जो धंधा ना वाले धंधे, मतलब नेगेटिव एरिया जो है वो क्रिएट कर रहे हैं।
ऑडियो मैनिफेस्टेशन जो मैं सुनता हूं, जैसे मैं कुछ आपको बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, वो भी आपका कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में मैनिफेस्ट हो रहा है। विजुअल मैनिफेस्टेशन जो मैं देखता हूं, जैसे सपोज मैं न्यूज में नेगेटिव न्यूज देख रहा हूं, तो मैं फ्रेंकली बताऊं, मैंने न्यूज देखना मैं बिल्कुल नहीं देखता। कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी, मैं बिल्कुल माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देता। तो जो मैं देखता हूं, जो मैं जिस कल्चर में रह रहा हूँ और जहां मैं जो देख रहा हूँ, वो मेरा ऑटोमेटिकली वैसा ही मेरे माइंड में मैनिफेस्ट होता जाता है। सो एक बार मेरे को ना दोबारा करना पड़ेगा, एक सेकंड, क्योंकि मैंने साउंड नहीं चलाया। एक सेकंड। आई होप मैनिफेस्टेशन का सबको कुछ कुछ समझ आ गया होगा। मैं एक बार एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूँ जिससे और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। आज की सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। साउंड आ रही है राजेश जी? आ आज रही है। का केस बहुत डिफिकल्ट है जो 8 बजे का रखा हुआ है। मैनेज इज ऑल्सो लो वर्ड। थिंक हायर। आज का केस 8 बजे का बड़ा डिफिकल्ट है। पता नहीं सब ठीक होगा कि नहीं होगा। आज का केस आज का केस बहुत सिंपल है और आज की सर्जरी एक बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंस होने वाली है। दो थॉट्स हैं। जैसा सोचेंगे पहले वैसा फील करेंगे। अगर मैं सुबह 6 बजे उठूं और उठते ही मेरी फर्स्ट थॉट ये हो, आज का केस तो बड़ा मुश्किल है, भगवान करे सब ठीक हो जाए बस आज। सुबह सुबह क्या कर दिया, और उस पेशेंट को जो वहां तैयार हो रहा है अपने कमरे में, उसको भी क्या भेज दिया। आज का केस बड़ा डिफिकल्ट है। ये करते करते ड्राइव करके हॉस्पिटल तक पहुंचे, एंटर करते हुए क्या थॉट क्रिएट की, बड़ा मुश्किल है, सब ठीक हो जाए आज। इसको बोलते हैं ब्लेसिंग्स का ऑपोजिट। अगर आज का बच्चा आज सर्जरी करने जा रहा हो और वो आपको बोले कि आज मैं अपनी पहली सर्जरी करने जा रहा हूं, आप मुझे ब्लेसिंग दो, तो आप क्या देंगे? वो आपके पास आता है सुबह 7 बजे, आज मैं अपनी पहली सर्जरी करने जा रहा हूं, ब्लेसिंग दो, क्या बोलेंगे? सब कुछ बहुत अच्छा होगा। वो सामने से कहता है आज का केस बड़ा डिफिकल्ट है, आप क्या कहेंगे? ये जो हम कभी कभी ब्लेसिंग्स देते हैं, अब अगर वो बच्चा आके पूछे कि आज का केस बड़ा डिफिकल्ट है, आप कहेंगे नहीं सब बढ़िया होगा। अंदर से सोचे कि हो जाए ठीक से, आज पहला केस है। Then it's not a blessing. Blessing doesn't come from your. Blessing is not going to be from words. Blessing is the thought, the vibration, the intention that I'm radiating into the universe and sending it to the other person. तो जो हम ब्लेसिंग बोल रहे हैं, वो ब्लेसिंग हमें सोचनी है। संकल्प से सृष्टि बनती है, शब्दों से नहीं। संकल्प से सृष्टि बनती है, क्योंकि शब्द बहुत कम होते हैं, संकल्प बहुत सारे होते हैं। हम 2 लाइंस बोलते हैं, लेकिन 2 लाइंस के बारे में हम 200 थॉट्स क्रिएट करते हैं। तो आज की सर्जरी कैसी होगी? एवरी मॉर्निंग इफ वी विजुअलाइज द एंटायर डे, 2 पावर्स को यूज करना है। राजयोग मेडिटेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पावर्स, 1 पावर ऑफ अफर्मेशन, 2nd पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। और इन दोनों को जब कंबाइन किया तो रियलिटी मैनिफेस्ट होनी है। एक स्टडी की गई, विजुअलाइजेशन पे तो बहुत सारी स्टडीज है। एक स्टडी की गई, 5 लोग हर रोज 2 घंटे के लिए पियानो बजा रहे थे।
1 हफ्ता, और दूसरा ग्रुप यार 5 हर रोज सिर्फ मन में पियानो बजाना विजुअलाइज कर रहे थे। 5 खीरे लोग भी हैं, बजा रहे थे अमरूद और भी हैं, 5 लोग 20 रुपए किलो खीरे, 20 रुपए किलो अमरूद। पियानो सुनील बजाना अनम्यूट कर अपने आप को। ब्रेन पैटर्न को स्टडी किया गया। क्या पाया होगा? एक एक्चुअल पियानो बजा रहे थे और एक सिर्फ विजुअलाइज कर रहे थे एक्यूरेट वैसा पियानो बजाना, और दोनों के ब्रेन पैटर्न को स्टडी किया गया, तो क्या पाया होगा? ब्रेन पैटर्न इन रिस्पॉन्स टू व्हाट वी आर डूइंग, द ब्रेन पैटर्न को जब देखा तो ये पाया कि दोनों केस में ब्रेन पैटर्न जो रिकॉर्ड हुआ वो सेम था, एंड दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर हीलिंग। उस रिसर्च का जो एसेंस था वो ये था, द ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रियल एंड द इमेजिनरी। सर्जरी डिफिकल्ट हुई है या सर्जरी डिफिकल्ट होगी सिर्फ ये सोच रहे हैं, दोनों केस में ब्रेन पैटर्न सेम ही क्रिएट होने वाला है। सिर्फ सोचना शुरू किया और विजुअलाइज किया, आज की सर्जरी स्मूथ होगी, बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ होगी, ऐसे निकलेगी जैसे कि कुछ है ही नहीं। सामने वाला बोलना भी शुरू करे, डॉक्टर साहब आज तो बड़ा मुश्किल, बोलो नहीं बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। तो बहुत जल्दी आपके आसपास की जो टीम है ना, उसकी भी वोकैबुलरी चेंज होने लग जाएगी। वोकैबुलरी चेंज होने लग जाएगी, जब वोकैबुलरी चेंज होने लग जाएगी रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। अब संस्कार, अब संस्कार। आई एम स्ट्रेस्ड, नो। आई गेट एंग्री, नो। ग्रीड मेरा संस्कार है, नो। ईगो है मेरे अंदर, ईगो है मेरे अंदर, नो। आई एम अ प्योर सोल, आई एम एन एंजल, आई एम अ डिवाइन सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। ये आदत मुझसे छूटती नहीं, ये भी एक सोचने का तरीका है। दूसरा है आई एम अ पावरफुल सोल, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। अफर्म किया, विजुअलाइज किया, मैनिफेस्ट कर दिया। तो आई होप यू एंजॉयड। मैंने जो एक्सप्लेन किया वो एक वीडियो फॉर्म में दिखा दिया कि किस तरीके से हमें एफर्मेशन, क्या साइंस है एफर्मेशन की और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है विजन। तो विजन के बारे में कोई बताएगा क्या होता है विजन? मैं भूल गया क्या क्या बोलना था। फ्यूचर थॉट्स, मतलब आगे का गोल क्या है, क्या मुझे कहाँ पहुंचना है, वेयर आई नीड टू रीच। हाँ, सो किसी ने ऐसा कोई विजन क्रिएट किया हुआ है? हाँ जी, अजय जी प्लीज। सर मेरा विजन है, मैंने विजन क्रिएट किया हुआ है। विजन वो होता है कि जो आप चाहते हैं जीवन में करना, और ये नेवर एंडिंग होता है विजन आपका। तो मेरा विजन है टू प्ले प्रोमिनेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स एंड देयर बाई मेकिंग लाइफ्स इजियर एंड ब्यूटीफुल। कि मेरा जो काम है लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, जिससे कि उनकी लाइफ ब्यूटीफुल और आसान हो जाए। तो ये विजन है, ये मेरा नेवर एंडिंग विजन है। और मैं रोज सुबह उठता हूँ, इस विजन को लेके उठता हूँ कि आज मैं 2-4 लोगों से मिलूंगा और उनकी लाइफ में उनको क्लास देके महत्वपूर्ण रोल अदा करूंगा कि उनकी लाइफ इजी और ब्यूटीफुल हो जाए। दिस इज माय मेरा क्वेश्चन है अजय जी आपसे, क्या ऐसा विजन लेके चलने से आपको कुछ हेल्प आउट हो रहा है कि हाँ मैंने माइंड में विजन लेके सोचा और वो रियलिटी में प्रूव होता दिखाई दे रहा है आपको? आपने विजन लिया इसलिए? हाँ जी, मैंने विजन लिया है इसलिए, मतलब मुझे लोग मिलते हैं और मैं उनके साथ बैठता हूँ और उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करता हूँ। ये विजन आपको बहुत हेल्प करता है काइंड ऑफ, है ना? मैं ये समझ पाया आपकी बात। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को संजीव जी, लाइफ में क्लैरिटी दी हुई है इसने कि आखिर मुझे करना क्या है।
ये यस मुझे यस अपने विजन से इधर उधर नहीं होने देता। मेरा जो स्टाफ है उसका भी सेम विजन है और वो भी जानता है कि वो लोग सुबह क्यों उठते हैं। जी यस संजीव जी। इनफैक्ट मैंने अपनी फर्म का नाम भी रखा हुआ मिशन इंश्योर इंडिया। वेरी गुड। मिशन तो मेरा टारगेट ये कि मैं बेसिकली जनरल में ज्यादा काम कर रहा हूँ, अब जनरल के लिए ही मिशन पे काम कर रहा हूँ कि प्रॉपर इंश्योरेंस सबके लिए हो और उसका इम्पैक्ट आता है। आई हैव अ वेरी क्लियर डिफाइंड गोल फॉर नेक्स्ट 5 years, वेरी वेरी क्लियर डिफाइंड गोल, और उसका इम्पैक्ट ये आता है कि जब मैं किसी से जाके मिलता हूँ, मैं कहता हूँ जी मेरा मिशन आपसे कुछ कमाने का नहीं, मेरा मिशन है आपको राइट इंश्योरेंस देने का, और इट इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट आता है, कस्टमर उसको बात को मानता है। 100% नहीं होता बट फिर भी मोस्ट ऑफ पीपल एग्री करते हैं जब उनसे, और जब उनसे कहता हूँ आप डेटा दीजिए, आपको लगता है कुछ बेनिफिट है तो उसको होता है, और उसके बाद ही फिर लाइफ इंश्योरेंस की बात भी शुरू हो जाती है। जी सो मेरा थैंक यू। विकास जी मुझे भी एक मौका देना। जी सर, सुनील जी ओवर टू यू। हाँ, मैंने ना अपने आप को स्टार्ट कर दिया चीजों में चेंज करना। अगर मुझे इंश्योरेंस की समझ है तो पहले मैं अपने लिए इंश्योरेंस लेता हूँ। कोई भी काम मुझे लगता है कि सामने वाले को करना है, पहले मैं अपने लिए करता हूँ, क्योंकि जो चीज आपके पास होती है ना वही आप दे पाते हो, उसके बिना कुछ दे नहीं पाते आप। इसलिए पहले मैं अपने अंदर चेंजेस लाता हूँ और फिर मुझे सामने वाले के अंदर भी वो चीजें दिखती हैं। खाली बोलने के लिए इससे कुछ नहीं होता कभी भी, मेरा मानना है ये। मैं एक शेयरिंग करना चाहूंगा। मैंने अपना विजन फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने रिटर्न में लिखा हुआ है। 2030 में मैंने कहाँ होना है मैंने लिख दिया है। 2033 में मैंने कहा होना है लिख दिया है। आज मेरी क्या अर्निंग है, नेक्स्ट ईयर कितनी होनी है वो भी लिख दी है। उसके नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट 10 ईयर्स का मैं ये भी लिख चुका हूं कि मेरे पास कितनी टीम होएगी, मेरा कितना मेरी ग्रॉस रेवेन्यू होगा और कितना मेरा एक्सपेंस होगा और कितना नेट प्रॉफिट होगा वो भी लिख चुका हूँ। प्लस मैं ये भी मैं मेरे बेडरूम में जब मैं पहली आंख सुबह खोलता हूँ तो मेरे सामने मैंने एक विजन बोर्ड लगा रखा है, और उस विजन बोर्ड में सबसे पहले मैं हर साल 1 तारीख को विजन बोर्ड नया बना देता हूँ, हर 1 अप्रैल को। तो सबसे ऊपर मेरे डबल टीओटी लिखा हुआ है कि वो डबल टीओटी मैंने इस साल करना है। वो विजन बोर्ड पे रोज उसको नमस्ते होती है, रोज मैं देखता हूँ। एक विजन बोर्ड पे मैंने और लिखा था कि मैंने एक कमर्शियल लैंड परचेज करनी है। एक मैं शेयरिंग कर रहा हूँ और अतुल जी को पता है विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैं वो ले चुका हूँ। वो उस पर टिक लगा दिया मैंने विजन बोर्ड पे, और कल उसकी रजिस्ट्री भी करा के आ चुका। तो चलो मैं आगे ये पढ़ता हूँ विजन क्या कहता है और विजन की क्या साइंस है। टाइम कम है तो मैं फटाफट रैप अप करने की कोशिश करता हूँ। तो विजन को अचीव करने के लिए ये थैंक्स टू गोपीनाथ सर, विद द लर्निंग ऑफ गोपीनाथ सर, ये मैंने वहीं से सारी साइंस है और वहीं से मैंने ये बनाया। तो विजन को मैंने लिख तो दिया कि मेरे को ये विजन करना है, मगर उसके लिए मेरे को एक ना रणनीति बनानी होती है। रणनीति का मतलब है स्ट्रेटजी प्लानिंग। तो स्ट्रेटजी प्लानिंग बनाने के लिए क्या स्टेप्स हैं और मुझे किस किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग बनानी है, मेरे को सबसे पहले देखना है कि मेरे पास है क्या एक्चुअली। आज है क्या का मतलब है मेरे पास आज रिसोर्सेज क्या है, मेरे पास क्या टीम है, कितनी मेरे पास फंडिंग है, कितना मेरे पास ऑफिस है, कितने लोग हैं जो उसको फॉलो अप कर सकते हैं, रिसोर्सेज क्या है, मेरे को ये फाइंड आउट करना है। फिर मेरे को ये देखना है कि मेरे को कहाँ जाना है, दैट मीन्स मेरा विजन क्या है। तो इन दोनों के बीच का जो ये फासला है, ये जो जर्नी है, आज मेरे रिसोर्सेज को इंप्लीमेंट करते हुए और विजन तक जाते हुए मेरे पास इसके अंदर कुछ चीजें प्रॉब्लम्स भी आएंगी और कुछ चीजें मुझे क्रिएट भी करनी रहेंगी। तो इसमें मेरे को ये देखना है कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो मुझे रोकेंगे, कहाँ कहाँ बॉटलनेक लगेगा। मेरे को सपोज मैं क्या करता हूँ, जहां मेरे को लगता है मैंने हर टास्क के लिए एक डेडिकेटेड रिसोर्स लगा दिया है। क्लेम्स के लिए मेरे ऑफिस में अलग बंदा है, सेल्स के लिए अलग बंदा है, ऑपरेशंस के लिए अलग बंदा है, मेरी 2 ईए हैं जो मेरी अपॉइंटमेंट्स एंड शेड्यूलिंग संभालती हैं। सिस्टम क्रिएशन के लिए एमआईएस, शायद ये जो साइंस है राहुल जैन जी की यहाँ सीखी हुई है। तो एमआईएस के लिए मैंने एक बंदा रखा हुआ जो मेरा सारा एमआईएस संभालता है। और मुझे लगता था कि यार वो करेगा क्या, सारा दिन कह तो दिया रख लो, 30,000 रुपए का बंदा मैंने हायर कर लिया, वो करेगा क्या, मगर वो सुबह से लेकर रात तक लगा रहता है और खाली नहीं आज तक, इतने सिस्टम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो प्लस मेरे को ये देखना है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आने वाली हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मेरे को क्रिएट करनी है। तो मैं बात करता हूँ रिसोर्स की। जैसे हमने शेड्यूलिंग की बात करी,
अपने कैलेंडर को मैच करने की बात करी, एक बहुत बड़ा मेजर मेरे पास रिसोर्स है, वो है मेरा कैलेंडर, मेरा टाइम। जैसे सुना होगा आप सबने बहुत जगह कि टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, हमें टाइम को बहुत वैल्यू दे के रखना है, जो टाइम को वैल्यू देता है वो टाइम उसको वैल्यू देता है। ऐसी फ्रेजेस हमने बहुत बहुत बार सुने हुए। तो मैं मानता हूं कि ये टाइम से बड़ा ना एक और मतलब रिसोर्स है जिसको हम इम्प्लीमेंट शायद कई बार नहीं कर पाते हैं, उसे बोलते हैं जी एक्टिविटी मैनेजमेंट। एक्टिविटी मैनेजमेंट में मुझे ये देखना है कि मुझे क्या एक्टिविटी करनी है, क्या एक्टिविटी नहीं करनी है। तो मैं बात करता हूं जो एक्टिविटी मैं ऑलरेडी कर रहा हूं और जो एक्टिविटी मेरी प्रोडक्टिव है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्ट्स जो है वो क्रिएट कर रहा हूं, कस्टमर मीट कर रहा हूं, ठीक है, ये एक्टिविटी मेरी ग्रो करने वाली है। मुझे पता लगा हाँ यार ये एक्टिविटी मेरी ग्रो करने वाली है, मैं सुबह टाइम से ऑफिस पहुंच रहा हूँ, ये एक्टिविटी को मैंने ग्रो करना है, ठीक है। तो मेरे को ये फाइंड आउट करनी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनको मुझे ग्रो करना चाहिए। और जो एक्टिविटी मैं नहीं कर रहा, सपोज मैं कस्टमर के पास पेपर पेन पे समझा रहा हूँ, ठीक है, पीपीटी से नहीं समझा रहा, कोटेशन से नहीं समझा रहा, प्रेजेंटेशंस नहीं दे रहा, ठीक है, तो वो मुझे वो मेरी वो लिस्ट है जो मैंने अभी तक करी नहीं है। जो मैं वापस बोलता हूँ, जो मैं कर रहा हूं उसको मेरे को ग्रो करनी है, जो मैं नहीं कर रहा हूं उसको मेरे को क्रिएट करनी है। ये बात हो रही है प्रोडक्टिव एफर्ट्स की। उसके बाद आता है कि जो मुझे नहीं करनी चाहिए वो मुझे इमीडिएटली ऑन द स्पॉट एलिमिनेट करनी है। जैसे किसी का फोन आया यार दोस्त का और मैंने 45 मिनट तक उनके साथ सिर्फ अनप्रोडक्टिव इररिलेवेंट टॉक करी और वो सारी चीज मुझे एलिमिनेट करनी है। प्लस कुछ चीजें ऐसी हैं जो ग्रो भी नहीं हो सकती और क्रिएट भी नहीं हो सकती और एलिमिनेट भी नहीं हो सकती, तो मुझे कोशिश करके उसको रिड्यूस करना है। तो ये मेरे को एक्टिविटी अपने उसमें वो करनी है। तो एक ये गोपीनाथ सर का ही फ्रेज है, ये मैं पढ़ के बता देता हूँ। द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट एक्शंस आर इनविजिबल इन द बिगिनिंग। शुरू में ना मेरे को वो दिखेंगे नहीं कि यार मैं पीपीटी बना दी, पता नहीं सामने वाले को समझ आई या नहीं आई, या मैंने उनको समझा दिया समझ आया नहीं आया। तो दे ग्रो स्लोली, देन रैपिडली एंड देन एस्ट्रोनॉमिकली। तो वो धीरे 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 बढ़ता जाता है, धीरे 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 धीरे। और ये मुझे हमारे प्रधान जी की मेरे को बात याद है, मैंने उनका एक बार से, मैं कभी कभी आता हूँ तो मतलब गलती है मेरी, मुझे हमेशा आना चाहिए। तो प्रधान जी की एक बात मेरे को याद है, राजेश चेतन जी की, कि मेहनत और मुलाकात कभी खाली नहीं जाती। वो उस दिन से मैंने सेव करी हुई है। और मेरा कोई भी एक्शन खाली नहीं जाने वाला, ये कंफर्म है। मैं कहीं भी किसी से भी मिलता हूँ, कुछ भी एक्शन लेता हूँ, वो हमेशा फ्रूटफुल रहेगा। ये होता भी ऐसा है, और आप समझो कि एफर्मेशन भी मैं पॉजिटिव थॉट्स से लेता हूँ। तो सर यहाँ तक के लिए थैंक यू, और थैंक्स आप सबका, आपने बहुत पेशेंसली मेरे को सुना। और अगर कोई कुछ पूछना चाहता है या कुछ बात कोई करना चाहता है, अभी हमारे पास 5 से 10 मिनट हैं, तो प्लीज। बहुत बढ़िया विकास भाई, बहुत अच्छा सेशन रहा आपका, बहुत इंफॉर्मेटिव रहा, और बहुत सारी बातें आपने एफिशिएंट की बताई कि भाई कैसे हम अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ यदि किसी को मैं विकास सरोरा जी के बारे में और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। उनके पास आज के दिन 15 से प्लस लोगों की टीम है, 2 ऑफिस मेंटेन कर रहे हैं। ये जो इस ऑफिस में बैठे हुए हैं, ये नेताजी सुभाष पैलेस में इनका एक कॉर्पोरेट ऑफिस है, और दूसरा ऑफिस केशवपुरम। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो विकास भाई से, तो अपना डिजिटल हैंड रेज करिए, वो आपको हेल्प करेंगे समझाने बताने में। मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी रेखा मैम प्लीज। सर मेरा एक ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा विजुलाइज करना, मैंने भी अपना टारगेट वगैरह अपने बेडरूम में भी लगा रखा है, अपने ऑफिस में भी लगा रखा है सर। उस पर मैं काम भी कर रही हूँ और विजुलाइज भी करती हूँ सुबह, मतलब मैं अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के उसको विजुलाइज भी कर रही हूँ। बट सर कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ सर, कुछ मतलब सिचुएशन मेरे लिए अपोजिट, मतलब मेरे एफर्ट्स तो जारी हैं लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आ पा रहे सर। थोड़ा या तो मैं कुछ कर नहीं पा रही कि मतलब जैसे अभी आपने 4 भागों में उसको बताया कि आप ये करो वो करो, वो शायद मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा। जी, तो जो आप एक्शंस लेते हो ना दिन भर में, सुबह से लेकर रात तक आप क्या क्या करते हो, वो नोट डाउन करना शुरू कर दो। और मेरे को लगता है कि 4 कलर, मैंने तो ऐसे ही करा था, 4 कलर उठाओ, रेड, ब्लू, ग्रीन, और ये सब 4 कलर से ना मार्किंग शुरू कर दो कि ये मेरा एलिमिनेट वाला है, ये रिड्यूस वाला है, ये ग्रो वाला है। जो ग्रो वाला है
वो ग्रो करना है, और क्या चीज नहीं कर रहे हो जो आपको FPRT के मंच पे जो सब शेयरिंग करते हैं और सब बताते हैं कि जैसे हम ऐसे काम करते हैं ऐसे, या आपके जो फ्रेंड सर्कल में सब बताते हैं कि इस तरीके से काम करते हैं, तो वहां से वो क्रिएट करो। मेरे ख्याल से कॉन्स्टेंटली अगर हम करते रहेंगे ना तो रिजल्ट जरूर आएंगे। आप डाउट मत रखो कि रिजल्ट नहीं आना। अगर आप डाउट रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी लो होती है। मतलब आपने सिर्फ यूनिवर्स से मांगना है। यूनिवर्स कहता है आप मांगते ही नहीं हो एक्चुअली, मतलब वो हमने व्हाट और व्हाई ढूंढना है, हाउ नहीं ढूंढना। हाउ हमारा काम नहीं है, हाउ उसका ऊपर वाले का काम है। आई थिंक मैंने आपको आंसर ठीक से दे दिया है, आप सेटिस्फाइड हैं? यस सर, मैं कोशिश करूंगी कि मैं लिखूं डेली की एक्टिविटी, मतलब पूरे दिन का जी शेड्यूल सुनना है। जी, पुनीत भाई ओवर टू यू। भैया मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड एंडोमेंट पॉलिसीज? जैसे किसी क्लाइंट के पास जा रहे हो, आप कैसे डिसाइड करते हो कि इसको एंडोमेंट देना है या आपका मन मानता है कि मैं म्यूचुअल फंड दूं? कैसे आप करते हो इसको मैनेज आप? देखो, आप तो हमारे साथ गोपीनाथ सर सेशन में हो। हम पहले पहले ना आप बोलोगे तो 1 to 1 आपको शेयरिंग अपनी PPT दिखा दूंगा एक बार। तो मैं पहले उनको सब कुछ बताता हूँ कि कुछ भी गलत नहीं है। जैसे सर बोलते हैं कि देयर इज अ मिक्स, ऐसा नहीं है। अगर कोई कहता है कि म्यूचुअल फंड, मैं उसको ये बोलता हूँ जी म्यूचुअल फंड भी अच्छा है, स्टॉक मार्केट भी अच्छा है, यूलिप भी अच्छा है, इनफैक्ट बिटकॉइन भी अच्छा है। तो वो जब बिटकॉइन की बात करते हैं तो कस्टमर कहता है अच्छा बिटकॉइन भी अच्छा है, बिटकॉइन में तो बहुत नुकसान हो गया, बहुत चीजें खराब हो गई, ये सारी चीजें हो गई। तो फिर बात आती है, हम लेके आते हैं पर्पस डिसाइड द चॉइस, जो हमने सीखा हुआ वहां से कि हमारा पर्पस क्या है। अगर आपको फिर उसको वापस लेके आते हैं। शायद अगर आपने पढ़ा हो बीटा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 1, बीटा ग्रेटर देन 1 लेस देन 1, आपको याद होगा अगर शायद। तो मैंने एक PPT में बनाया हुआ है। तो उसमें जब कस्टमर को ये बात, मतलब देखो बहुत सारे, अभी मेरे पास पीछे एक कस्टमर है, वो रियल एस्टेट करता है और म्यूचुअल फंड करता है। और मैंने अभी उसके कन्विक्शन से 5 CR की जूनियर मोन का उसको कोटेशन दिया हुआ है, अभी फाइनल हो जाएगी। मैं ये नहीं बोलूंगा होने वाली है, आज मैनिफेस्टेशन क्लास दी है तो मैं बोल नहीं सकता तो वो कंफर्म हो जाएगी। और वो उससे कन्विंस्ड भी है कि हाँ यार, क्योंकि मैंने उनको कस्टमर को बताया कि आप अपने अपने बास्केट्स के साथ ना एक टैग लगाना शुरू कर दो। एक टैग लगाना शुरू कर दो कि दिस इज फॉर माई चाइल्ड एजुकेशन, दिस इज फॉर माई रिटायरमेंट। अब चॉइस आपकी है। अगर आपको लगता है कि आपको चाइल्ड एजुकेशन में स्टॉक मार्केट का फ्लेवर लेना है तो दिस इज योर चॉइस। अगर आपको लगता है रिटायरमेंट में रिस्क लेना है, क्योंकि आज आपके पास अगर 10-20 हजार रुपये अगर कम आ जाएगा ना, आपकी लाइफ चलेगी, उसमें आपको मैटर नहीं करेगा। मगर एट द एज ऑफ 70 अगर आपको 10 हजार रुपये पेंशन कम आएगी तो वो बहुत मैटर करेगा। तो कहीं ना कहीं जो जितनी भी हमारे को साइंस सीखी हुई है वो बाई चांस कस्टमर के पास अपने आप निकलती है चीजें। तो हमें मैं तो यही आपको एडवाइस करूंगा, कीप ऑन लर्निंग। वो बार बार आप सीखते जाएंगे तो अपने आप आपको आंसर एकदम से आ जाता है, क्योंकि वो डेटा बहुत अच्छे से हमने स्टोर किया हुआ है। थैंक यू भैया, थैंक यू। संजीव जी। जी मेरा क्वेश्चन ये है, कई बार हम किसी किसी प्रीमियम के बिल्कुल क्लोज पहुंच जाते हैं। ये 2 बार मेरे साथ इस साल के अंदर, पिछले 4 महीने के अंदर हो चुका है। एक 15 लाख का प्रीमियम था, एक 1 करोड़ का प्रीमियम था। बिल्कुल क्लोज पहुंच के हाँ हो गई, चेक उठाने तक की बात ले जाके वहां लास्ट मोमेंट पे कोई ना कोई ऐसा एसोसिएट कोई और आ गया और उसने बिजनेस, जैसे बैंक का चैनल आ गया, कोई निकाल के ले गया। उस टाइम बहुत नेगेटिविटी होती है, इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार इतने एफर्ट्स करे मैंने, महीनों के एफर्ट्स होते हैं, ऐसे प्रीमियम ऐसे नहीं निकलते और जी वो हाथ से निकल जाते हैं। हाउ टू हैंडल दैट नेगेटिव? सर, आप ये समझो, आप ना बाइक पे राइड कर रहे हो और उस बाइक पे इस जर्नी में चलते हुए ना आपके बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी। मगर जो आपको मिलना है ना वो आपको मिलना है, वो आपके घर बैठे भी मिलना है। मतलब हमें नेगेटिव नहीं होना, हमें आगे बढ़ते चलना है। मैं तो अगर कोई छूट भी जाता है ना, मैं टेंशन नहीं लेता, आगे बढ़। हमारे को सिर्फ जैसे हमारे सर ने मेरे को सिखाया हुआ है कि हमारे को अपना फनल जो है ना वो मैक्सिमम क्रिएट करना है, तो मेरे को कभी भी फियर नहीं होगा। अब जैसे अगर जितनी ज्यादा मेरे पे प्रोस्पेक्ट लिस्ट होएगी, और अगर सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर 100 जनों की मेरे पे प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, उसमें से 5 जने अगर छूट भी गए तो मुझे इतना दुख नहीं होगा। अगर लिस्ट ही मेरे पास 8 जनों की है और 5 छूट गए, या है ही 6 जने मेरे पास जिनको मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, तो इसका सिर्फ सॉल्यूशन ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो अपना सेल्स फनल है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करना है, तो आपको नेगेटिविटी नहीं भी आएगी, मेरे को ऐसा लगता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद
विकास भाई, मैं हमारे जो प्रधान श्री राजेश चेतन जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए आए। राजेश चेतन सर। हमारे पास दो तरह के स्पीकर रहते हैं। एक स्पीकर वो होते हैं जो ट्रेनर होते हैं, एक स्पीकर वो होते हैं जो अचीवर होते हैं। आज पहली बार मैं ये देख रहा हूं कि एक नौजवान है मेरे सामने जो अचीवर भी है और ट्रेनर भी है, और ये सेकंड जनरेशन आ गई है। विकास जी के पूज्य पिताजी भी इसी बिजनेस में रहे और विकास भाई भी इसी बिजनेस में आ गए, तो इनके परिवार की कहानी और मेरे परिवार की कहानी एक जैसी लग रही है मुझे। तो मुझे आज का जो ये सेशन मैंने पूरा ध्यान से सुना है और सारी मन की स्थिति है। सच्ची बात तो ये है, जो आप चाहते हैं वो मिलता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, एक लाइन में अगर बोला जाए तो जिनके लिए मंदा है उनके लिए गंदा है, जिनके लिए मार्केट में तेजी है उनके लिए भयंकर तेजी है। अभी मैं ट्रेवल कर रहा था इंडिया में, नहीं तो भी राघव और केशव ने पिछले में 10 लॉरेंस का प्रीमियम किया है। तो मेरा कहीं कोई रोल नहीं है जी, मैं रिटायरमेंट के आसपास घूम रहा हूं, लेकिन बालक कर रहे हैं अपने आप ही। तो विकास भाई ने जो सूत्र दिए हैं वो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन सूत्रों के ऊपर काम करके हम लोग भी विकास अरोड़ा बन सकते हैं। कोई विकास अरोड़ा के 4 हाथ नहीं है और कोई 2 ब्रेन नहीं है। वही ईश्वर ने आपको दिया है, वही विकास अरोड़ा को दिया है। तो विकास अरोड़ा के आज के प्रेजेंटेशन के लिए वो कह रहे थे मुझे बोलना नहीं आता है, पर मुझे लगता है कि वो तो बहुत अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। और मैं अपनी टीम से, सुनील डैंग भाई से और अतुल भाई से कहूंगा कि विकास को लगातार आप बुलाइएगा, क्योंकि आज जो उन्होंने बोला है सच में वो लोगों की जिंदगी बदलने वाला बोला है। तो विकास भाई का FPRT के मेंबर हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। धन्यवाद तो मैं एक औपचारिक रूप से उनका करूंगा ही, परंतु वो इस परिवार के बिल्कुल हमारे सम्मानित सदस्य हैं। मैं इस नाते से भी और आज के उनके उद्बोधन के लिए भी भाई विकास अरोड़ा का दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैंने चैट बॉक्स में लिखा था कि आप आज यहाँ आए, आपने डबल TOT का लक्ष्य लिया है। अभी समय है सर, क्योंकि डबल TOT तो आपने कर ही लिया है, और अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने क्या बेरोजगार होके घूमोगे? तो उसको आज रिवाइज कर दो सर, अपने विजन बोर्ड को बदल दो, और हम सब चैट बॉक्स में भगवान से ये प्रार्थना करें। मेरा निवेदन है कि इस बार हम एक चमत्कार देखें कि दिल्ली में एक ट्रिपल TOT भी हुई है, और वो आपके मेरे हमारे अपने भाई विकास अरोड़ा की हुई है। आपने कह दी हो अगर गई आप सब दुआएं उनके लिए करेंगे, ये सब आप उनके लिए दुआएं करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे लगेगा कि हम सब ने मिलकर एक दुआ की, और उसको मुझे भरोसा है कि आप दुआएं सच्चे मन से करेंगे तो विकास अरोड़ा ये डिसाइड करेंगे कि इस बार हम ट्रिपल TOT करेंगे। और क्रिकेट में जब लोग हैट्रिक करते हैं, तो क्या हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैट्रिक नहीं लगा सकते? क्या लग सकती? तो उसकी तरफ विकास अरोड़ा जाएं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू प्रधान जी। आपकी ब्लेसिंग्स इतनी मिली, मतलब मजा आ गया मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच। भाई आपसे कहते हैं आते रहे करो, ब्लेसिंग देते रहेंगे यहाँ पे। हमारा काम यहाँ पे ब्लेसिंग है। ठीक है जी, मैं कांस्टेंट आता रहूंगा। कंफर्म मैं कुछ ना कुछ तैयार करके लाता रहूंगा। मेरे को ये लगता है कि मैं कुछ चीज बना के लाऊं, मतलब अगर मैं आ रहा हूँ तो फिर कुछ कंट्रीब्यूट करके लाऊं, उसमें मजा आता है उसमें। इतनी मेहनत दोबारा मत करवाना हमारे से बुलाने के लिए। नहीं कोई मेहनत, आपके आधे फोन एक फोन पे आते हैं सिर्फ, मुझे कमाल है। मेरे को भी 9:30 नेहरू प्लेस पहुंचना है, मतलब न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पहुंचना है। मैं बस रेडी हूँ और बस निकलने वाला हूँ। हाँ जी सर। सो मच। अभी एक बार एक आधे मिनट के लिए 30 सेकंड्स के लिए अपना सबको अनम्यूट करके एक बार सेशन के लिए बात सोचती है, फिर उसके बाद हम शांति पाठ की तरफ जाएंगे। जी
राजेश सबको अनम्यूट कर दीजिए। बहुत बढ़िया। थैंक यू भैया, थैंक यू। बहुत बढ़िया सेशन था आज का भी आपका। वेरी नाइस सेशन सर। बहुत बढ़िया सेशन विकास जी।